नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मुद्दा आपका। मैं हूं प्रीति सिंह। ब्राजील में G20 सम्मेलन में दुनिया भर के तमाम बड़े देशों के नेता इकट्ठा हुए, जिसमें 19 सदस्य देशों के नेताओं के अलावा अफ्रीकी संघ और यूरोपीय संघ के तमाम नेता भी उपस्थित थे। इस सम्मेलन में 2 दिन गरीबी और भुखमरी से लेकर वैश्विक संस्थानों में सुधार तक के मुद्दों से निपटने पर विचार विमर्श हुआ। G20 शिखर सम्मेलन वैश्विक नेताओं के सामने जलवायु परिवर्तन और वैश्विक सहयोग जैसे मुद्दों पर ठोस निर्णय लेने का बड़ा मौका रहा। रियो द जेनेरियो के मॉडर्न आर्ट म्यूजियम में ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने शिखर सम्मेलन की शुरुआत की और कहा कि भूख और गरीबी से लड़ने के लिए एक वैश्विक गठबंधन का उन्होंने ऐलान किया। इस पहल का समर्थन करीब 80 से ज्यादा देशों ने किया है। 19वें G20 शिखर सम्मेलन में दुनिया भर के कई नेताओं से मुलाकात भी हुई। सभी देशों के नेताओं ने एकजुटता दिखाई और प्रतीकात्मक ग्रुप फोटो के जरिए भूख और गरीबी को खत्म करने का संदेश दिया। सभी नेताओं ने जलवायु परिवर्तन, यूक्रेन, गाजा और लेबनान में चल रहे युद्ध समेत अन्य कई मुद्दों पर बातचीत की और इस दौरान वैश्विक शक्तियों के बीच मतभेद उजागर होने के साथ ही कुछ सफलताएं भी हासिल हुई हैं। ब्राजील में हुए G20 शिखर सम्मेलन में शामिल सभी नेताओं ने, जैसा मैंने आपको बताया, कि जलवायु परिवर्तन समेत तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विचार विमर्श किया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील में सामाजिक समावेशन और भूख और गरीबी के खिलाफ लड़ाई पर G20 सत्र को संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री ने G20 शिखर सम्मेलन के इतर कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात भी की और संबंधों को और बेहतर करने के तरीकों पर चर्चा हुई। G20 वो मंच है जहां दुनिया की 20 बड़ी और उभरती अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करती हैं। इनकी ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि G20 के सदस्य देश दुनिया की 85% GDP, 75% ग्लोबल ट्रेड और 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2023 में इस समूह की मेजबानी भारत ने की थी और इस बरस इसकी मेजबानी ब्राजील के हाथों में रही। मुद्दा आपका में आज समझेंगे इस साल G20 सम्मेलन के बड़ी बातें क्या रही, अहम हासिलात क्या रहे, और इस पूरे निचोड़ को आज हम समझेंगे। और इस पर चर्चा के लिए, इसे समझाने के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान आज मुद्दा आपका में जुड़े हैं। मेरे साथ फॉर्मर एम्बेसडर वीरेंद्र गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। साथ ही मेरे साथ हैं रुचिता बेरी, सीनियर फेलो हैं विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन की। रुचिता बेरी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वीरेंद्र गुप्ता जी, पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी, इस साल G20 शिखर सम्मेलन आपकी नजर में बड़ी बातें, बड़े हासिलात क्या रहे? देखिए, G20 उभर के आया है दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण संगठन। सारे दुनिया के बड़े बड़े देश, ताकतवर देश, इकोनॉमिक पावर्स इसमें इकट्ठा है और अब इसमें ग्लोबल साउथ की भी आवाज को मजबूती दी गई है अफ्रीकन यूनियन के एंट्री के साथ में। तो ये एक अहम ऑर्गेनाइजेशन है। भारत विश्व पटल पर अपना एक ड्यू रोल अदा करना चाहता है, जो कि UN सिक्योरिटी काउंसिल एक प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन है फॉर पीस एंड सिक्योरिटी, लेकिन UN सिक्योरिटी काउंसिल में जहां पे हमारा लेजिटिमेट हक है, तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि हमारी इस आकांक्षा को फ्रस्ट्रेट करने में लगे रहते हैं और मुझे नहीं लगता है कि अगले कई सालों तक भारत को UN सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप मिल पाएगी। तो उस सिचुएशन में ये G20 हमारे लिए बहुत ही अहम ऑर्गेनाइजेशन है और प्रधानमंत्री ने पिछले साल तो चेयर किया था और इस साल भी ट्रॉइका के मेंबर होने के नाते उनका रोल ऑर्गेनाइजेशन में और जो हमने कॉन्सेंसस डिक्लेरेशन आया उसमें उनका बहुत बड़ा रोल रहा होगा। बिल्कुल। रुचिता बेरी, अगर निचोड़ को समझे, जैसे मैंने कहा, मोटे तौर पर आप इस बार G20 शिखर सम्मेलन को कैसे देखती हैं? आपकी नजर में क्या बड़ी बातें रही हैं? देखिए, G20 सम्मेलन इस साल ब्राजील में हो रहा है और ब्राजील ने 3 मुद्दों पर फोकस किया है। पहला मुद्दा है सोशल इंक्लूजन और पॉवर्टी एलिमिनेशन, मतलब भूख मिटाना चाहते हैं और सामाजिक समावित मतलब सब मिलकर जो है चाहते हैं कि ये आगे बढ़े, हम मिटे, और दूसरी गरीबी मिटे, भूख मिटे, ये इस पे है। तो इस बात पे जो है उन्होंने एक गठबंधन जो है फॉर्म किया है और उसमें
जो है 80 का जो देश है वो जुट गए हैं। तो इसलिए भूख मिटाने और गरीबी हटाने का जो है एक गठबंधन उन्होंने सबसे पहले ये आगे बढ़ाया है मुद्दा अपना, जो कि हमारे देश का भी था। देखिए इंडिया ने इससे पहले G20 की प्रेसिडेंसी करी थी, और उसमें जो है हमारा भी सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट था। तो भूख मिटाना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना, ये हमारे भी प्रेसिडेंसी के मुद्दे में था, और उसी की कंटिन्यूटी जो है ब्राज़ील में रही है। दूसरी बड़ी मुद्दा जो ब्राज़ील ने उठाया है वो है एनर्जी ट्रांजिशन का, कि भाई अब हमारे जो वर्ल्ड में जो देश हैं वो क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, और उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम वो खनिज पदार्थ जो कि हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं उससे हट के हम सस्टेनेबल एनर्जी प्रोडक्ट्स यूज़ करें, फ्यूल्स यूज़ करें, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी फ्यूल्स, जैसे कि सोलर एनर्जी है, इस तरह की फ्यूल्स को यूज़ करें, और उस पर फोकस है। और साथ साथ में सिर्फ ये बात नहीं कही है कि उनकी तरफ जुड़े, क्योंकि विकसित देश जो हैं उनके पास तो सब तरह की चीज़ें हैं, उनके पास तो टेक्नोलॉजी भी है और उनके पास पैसा भी है कि वो इस तरह के नए फ्यूल्स बना सकें और बढ़ा सकें। जो विकासशील देश हैं, जो ग्लोबल साउथ के कंट्रीज़ हैं, उनके पास ना पैसा है और ना टेक्नोलॉजी है। तो इस चीज़ पे बातचीत हो रही है कि अगर हमें जस्ट ट्रांजिशन करना है तो हम ये चाहते हैं कि जो विकसित देश हैं वो विकासशील देशों को टेक्नोलॉजी भी प्रदान करें और फाइनेंस भी प्रदान करें, और इस मुद्दे पर जो है उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश करी है इस समिट में। और तीसरी बात उन्होंने जो उठाई है वो है ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म की, जो हमारे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि UN है, वर्ल्ड की कलेक्ट रियलिटी नहीं दर्शाते हैं। इसमें ग्लोबल साउथ की कंट्रीज का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, तो उनके मुद्दे जो हैं वो उठाए नहीं जाते, उनको रिप्रेजेंटेशन, उनको बोलने का ही नहीं मौका दिया जाता वहाँ पे, तो वो अपने मुद्दे कैसे उठाएंगे। तो इस बारे में भी जो है बातचीत उनकी उभर कर आएगी, कुछ ना कुछ जो है उसमें निचोड़ निकलेगा कि आगे बढ़े बात, और जो विकासशील देश हैं, जो ग्लोबल साउथ के देश हैं, वो अपनी बात रख पाए। बिल्कुल। अगर इन तमाम मुद्दों पर एक एक करके बात करें तो वीरेंद्र जी, जो अहम बात, सबसे बड़ी बात जिसकी चर्चा हो रही है वो है भूख और गरीबी के खिलाफ एकजुटता, जिसको लेकर ग्लोबल अलायंस की बात हुई है। अर्जेंटीना भी इसमें शामिल हुआ है। इस तरह के जो प्रयास है वो कुछ देशों में सफल भी हुए हैं, जिन्हें दोहराने की बात कही गई है, और ये लक्ष्य रखा गया है कि दशक के अंत तक आधा अरब लोगों तक पहुंचना है और उन्हें गरीबी और भुखमरी से बाहर निकालना है। और जाहिर तौर पर, जैसा लूला ने भी कहा, राष्ट्रपति ने ब्राजील के, कि ये मानवता को शर्मसार करने वाला संकट है। इस तरह का ग्लोबल अलायंस जिसकी घोषणा की गई इस बार ब्राजील में, आपको क्या लगता है ये कितना खरा उतर सकता है, या ये कितना बड़ा कदम है? जमीन पर इसका असर कितना दिखेगा? अच्छा इनिशिएटिव है, और उसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी तो उस चीज पर डिपेंड करेगी कि दुनिया के देश समझदारी से मिलजुल के क्या काम कर पाएंगे। अभी तक मुझको लगता है कि बहुत सारे बड़े बड़े मुद्दे हैं, उन पे बातें बहुत होती हैं, लेकिन समझदारी से मिलके काम नहीं हो पाता। टेररिज्म की बात देखिए, इंटरनेशनल टेररिज्म, दुनिया भर जो है इंटरनेशनल टेररिज्म से जूझ रही है, लेकिन साथ में कुछ ही और मुल्क हैं जो कि दूसरे टेररिस्ट को और कहीं को किसी की फाइनेंसिंग की जगह रखे हुए हैं, कुछ को पनाह देते हैं। बात कनाडा को देखिए, इंडिया में जो खालिस्तानी टेररिस्ट एलिमेंट्स हैं उनको खूब छूट मिली हुई है। तो अगर जब तक कि देश जो है समझदारी से और एक बड़े आयाम में चल के नहीं काम करेंगे, अब ग्लोबल फूड अलायंस अगेंस्ट हंगर बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, और मैं चाहता हूं कि दुनिया के देश मिलजुल के काम करें, जिससे पूरे दुनिया में गरीबी खत्म हो, हंगर खत्म हो। मुझको ऐसा लगता है कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन है, और जिसके पास ज्यादा फूड ग्रेन है वो दूसरों को सप्लाई कर सकता है, अमीर देश उसके लिए पैसा दे सकते हैं, तो शायद ये पॉसिबल होगा। लेकिन जो इंडिया का एक्सपीरियंस है, हमने फूड डेफिशिएंट पोजीशन से हम फूड सरप्लस हुए,
तो हमने अपने एग्रीकल्चर को बहुत डेवलप किया। और जो हमारा इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम है डेवलपिंग कंट्रीज से, उसमें एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हम क्या करते हैं कि हम दूसरों को एग्रीकल्चर की अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में बता सकते हैं, उससे कोऑपरेशन कर सकते हैं। अफ्रीका में एक कहावत है कि आप हमको फिश मत दीजिए, लेकिन हमको फिश करना जो है, फिशिंग करना जो है वो बताइए। तो अफ्रीकन मुल्क ये नहीं चाहते कि आप उनको फूड ग्रेन दे दें जहां पे सबसे ज्यादा फूड की समस्या है, लेकिन आप उनको अच्छा फूड ग्रेन, ज्यादा फूड ग्रेन अपनी टेक्नोलॉजी से, अच्छे बीजों से, अच्छे फर्टिलाइजर से, किस तरह से एग्रीकल्चर एक बढ़ाया जाए, किस तरह से एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन जो इंडिया में हुआ वो दूसरे गरीब देशों में क्या रेप्लिकेट किया जा सकता है। इंडिया इसके लिए तत्पर है और इंडिया इसके लिए तैयार है। तो वो एक तरीका है कि वास्तव में दुनिया में प्रैक्टिकल तौर पे हंगर को खत्म किया जा सकता है। ठीक है, अगर मैं कोई कनेक्शन इससे जोड़ूं, जो बात रुचिता जी आई थी, जो ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुला ने एजेंडे में शामिल भी की, वो था सुपर जो अमीर हैं उन पर टैक्स लगाने का मुद्दा। इसे लेकर एक आम राय बहुत जल्द नहीं बन पाई है, लेकिन ये कितना बड़ा कदम हो सकता है? देखिए, हमारे संसार में जो है इस समय कुछ जो हैं लोग वो बहुत ही ज़्यादा सुपर रिच है। तो लूला जी जो है वो उनका जो विजन है वो लोगों की वेलफेयर के लिए है। तो वो कहते हैं कि जो अमीर हैं उनसे पैसा लेके आप गरीबों की भलाई करें। तो ये तो बहुत पुराना तरीका है, हमारे देश में तो सदियों से चला आ रहा है। इस तरह की बहुत कहानियां हैं जो कि चलती आई हैं। तो वही लूला इस समय प्रयास कर रहे हैं इस तरह का कि जो बहुत अमीर जो लोग हैं देश पूरे संसार में से उन पे टैक्स लगे, और फिर उस अब ये कामयाब होगा कि नहीं ये तो देखा जाएगा, बट ये उनका एक वेलफेयर पूरे विश्व में जो है वेलफेयर करने का एक उपाय उन्होंने बताया है। दूसरी बात जो आप पहले बता रही थी कि जो गरीबी हटाओ और उसका जो मुद्दा है, उस पे प्रधानमंत्री जी ने जो है अपने भाषण में जो है भारत का जो मॉडल है वो लोगों को प्रेजेंट किया। उन्होंने कहा जो हमारा जो मॉडल है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास वाला जो मॉडल है, उसके साथ मिल के चलें। वही मॉडल जो है अगर विश्व भर में लोग उसको यूज़ करें तो सभी का विकास हो सकता है। और उन्होंने कहा, और उन्होंने अपने स्पीच में जो भारत में पिछले 10 साल में कामयाबी मिली है, चाहे भूख हटाने के लिए या गरीबी हटाने के लिए, या फिर लोगों का किस तरह से वेलफेयर हुआ है, उसके बारे में भी उन्होंने जागरूक कराया जो जितने भी मेंबर स्टेट्स वहाँ पर आए थे उस बारे में। और उन्होंने कहा कि इस तरह से सारे देश मिलजुल कर इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन प्रयासों की बात की वीरेंद्र जी, और जिसका जिक्र भी उन्होंने किया भी, मैं अगला सवाल इसी पर करना चाहती कि भारत ने भी इसे लेकर जो अपना रोड मैप रहा है, जिस तरह से गरीबी से बाहर निकाला है एक बड़ी आबादी को, उसे लेकर बातें कही हैं। लेकिन इसके आगे अगर हम बढ़े और जलवायु परिवर्तन को लेकर अगर हम बात करें, तो ये उम्मीद की जा रही थी कि जो कॉप सम्मेलन रहा बाकू में, अजरबैजान के बाकू में, ये बात हो रही थी कि वहाँ जो रुकी हुई वार्ता है वो शायद G20 में शुरू हो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसका जल्द से जल्द और तेजी से समाधान निकालने की बात हो रही है। एक बड़े फंड को लेकर बात हो रही थी। आप क्या मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन को लेकर जो उम्मीदें G20 सम्मेलन से थी, उसमें हम कहाँ खरे उतरे हैं या पीछे रह गए हैं? देखिए, जो क्लाइमेट चेंज का इशू है वो बहुत जटिल इशू है। पिछले 20-25 सालों पे इससे बात हो रही है। शुरुआत के 20 साल पहले मैं इसमें इन नेगोशिएशंस में एक्टिवली इन्वॉल्व था, और उस वक्त एक सबसे बड़ा मुद्दा था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो आज आप क्लाइमेट डिप्रेडेशन देख रहे हैं, वो डेवलप कंट्रीज ने किया है, वो लार्जली रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। और अगर हमको मालूम है हमको अपना क्लाइमेट ठीक करना है, उस क्लाइमेट को ठीक करने के लिए नई टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करनी पड़ेंगी, ग्रीनर टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करनी पड़ेंगी, उसमें बहुत पैसे लगते हैं, वो पैसे डेवलपिंग कंट्रीज के पास नहीं हो पाते। तो ये एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग थी कि डेवलप्ड कंट्रीज जिनकी कॉमन बट डिफरेंशिएटेड ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जिन्होंने खराबी ज्यादा पैदा करी है,
जिनके पास पैसे बहुत ज्यादा हैं, जो कि उसको क्लाइमेट चेंज के मुद्दों पे ज्यादा पैसा खर्चा कर सकते हैं, तो सबसे पहले एक क्लाइमेट फाइनेंस की तैयारी करी जाएगी। और उस वक्त 200-300 बिलियन डॉलर की बात हो रही थी। आयरॉनिकली बलवान देशों में जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं और जो रिच कंट्रीज हैं, उन्होंने कोई भी अभी तक पैसा नहीं दिया और दबाव जारी रखते हैं डेवलपिंग कंट्रीज पे कि आप अपने टारगेट्स को और बढ़ाइए। आप जो है, अब देखिए वो डेवलप्ड हो गए, डेवलपमेंट होने के साथ में जो वो है, आपका एमिशन होता है, कुछ पोल्यूशन होता है, तो अब वो हम पे कहते हैं कि आप इंडिया डेवलप नहीं करें। लेकिन हमारा जो इम्पेरेटिव है, हमको डेवलप करना है, हमको पॉवर्टी इरेडिकेशन करना है। तो इसलिए हमको हाइड्रोकार्बन्स भी इस्तेमाल करने पड़ेंगे। हम सारा नई टेक्नोलॉजी नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है जिसपे कोई एग्रीमेंट नहीं है अभी तक, कॉप में भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, और इस चीज की उम्मीद नहीं थी कि G20 में एकाएक जो है वो क्लाइमेट फाइनेंसिंग पे एग्रीमेंट हो जाएगा। ये जटिल इशू है, धीरे धीरे इसमें बातचीत करके फिर अगेन मैं कह रहा हूँ कि बड़े मुल्कों को, रिच मुल्कों को थोड़ी समझदारी दिखानी पड़ेगी, लॉन्ग टर्म में सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर दुनिया की क्लाइमेट खराब हो रही है तो सिर्फ गरीब देशों को अफेक्ट नहीं करती है, वो अमीर देशों को भी अफेक्ट करती है। तो क्या उनका जो है उनका गुड और उनके फायदे में है ये चीज की दुनिया की क्लाइमेट जो है और धीरे धीरे खराब होती रहे, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज के पास नहीं है। आज मैं सुबह ही किसी एनर्जी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में था, तो बात ये बनती है कि डेवलपिंग कंट्रीज के पास कोई और चारा नहीं है, उनको हाइड्रोकार्बन्स, कोल का इस्तेमाल, तेल का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। अगर या तो फिर हम करें कि अपना डेवलपमेंट रोक दें, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे लोगों के लिए, जो कि हमारे लोग बाग पॉवर्टी में है। पॉवर्टी इरेडिकेशन हमारा सबसे बड़ा चैलेंज। बिल्कुल। जलवायु परिवर्तन को लेकर कितनी उम्मीदें G20 से रुचिता सभी ने की, क्योंकि हर कोई फंड की बात जरूर कर रहा है कि अरबों से खरबों रुपए तक का हमें फंड चाहिए, जो क्लाइमेट फाइनेंस है उसकी सारी बातें हो रही हैं, लेकिन ये पैसा आएगा कहाँ से ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो G20 से कितनी उम्मीदें थी और क्या निकला? देखिए, G20 से और कॉप की जो मेल जोल हुआ है, ये इस वजह से भी हुआ है कि अगले साल जो है ब्राजील जो है वो कॉप जो है होस्ट करेगा। तो इसलिए ही ये बात हुई थी कि G20 में भी जो है इस बात पे डिस्कशन है, उसमें भी ये मुद्दा उठाया जा रहा है। तो अगर G20 में इस बात पे कुछ सॉल्यूशन निकलता है तो कॉप में भी इस साल जो है कुछ ना कुछ आगे बढ़त हो सकती है। लेकिन अभी तक तो स्टेलमेट ही चल रहा है कॉप में, और यहाँ पे डिस्कशन जो है उससे भी ये कोशिश की जा रही है कि हमारा जो है क्लाइमेट के लिए कुछ ना कुछ फंड्स इकट्ठे हो पाए। और जो फंड इकट्ठे कौन करेगा? वो विकसित देश तो दे नहीं सकते। विकसित देश ही को ही देना चाहिए, विकासशील देश तो दे नहीं सकते, उनके पास तो पैसे है ही नहीं। तो वो तो चाहेंगे कि जो विकसित देश हैं, जैसे बड़े बड़े देश जैसे कि अमेरिका है, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है, ये लोग जो हैं वो दें ये फंड्स। जो मल्टीलैटरल बैंक्स हैं वो इन फंड्स को दें, ताकि जो आम देश हैं, जो ग्लोबल साउथ के देश हैं, उनके ऊपर इस चीज़ का भार ना पड़े, और वो जो हैं अब मिलजुल कर इस चीज को सॉल्व कर पाए इस प्रॉब्लम। क्योंकि पर्यावरण जो है वो सबका साझा है, ये एक जना जो है वो मिलके नहीं कर सकता। वो इसका सॉल्यूशन जो है ग्लोबली होगा। तो जब तक विकासशील और विकसित दोनों देश मिलजुल कर इस चीज पे सॉल्यूशन निकालेंगे नहीं, तब तक ये चीज सॉल्व नहीं हो पाएगी। बिल्कुल। तो यानी ये जो कूटनीतिक तनाव है वो अभी भी कहीं ना कहीं जारी है। अब इसके आगे हम बढ़ें तो जो चर्चा का खास विषय रहा उसमें वीरेंद्र जी बात करें रूस यूक्रेन युद्ध की, और साथ ही जो लेबनान गाजा सीज फायर की बात है, इसके आह्वान को लेकर जो हुआ है G20 के मंच पर, इन पहलुओं को आप कैसे देख रहे हैं?
ये भी बड़ी जटिल समस्याएं हैं। यूक्रेन रशिया की जो वॉर है वो 3 साल से चल रही है, और मैं समझता हूँ G20 एक गलत टाइम हो गया इस तरीके से, क्योंकि अमेरिका का बड़ा अहम रोल, और अमेरिका में परिवर्तन हो रहा है, नई सरकार आएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा चेतावनी दी है यूक्रेन को, और अपना जो है व्यू साफ जाहिर किया है कि यूक्रेन वॉर को समाप्त होना चाहिए, और रशिया की गलती थी, बट साथ में यूक्रेन की भी गलती थी, इस वजह से वो लड़ाई झगड़े शुरू हुए। तो मेरा ख्याल है बहुत फर्क पड़ेगा इस वक्त में। बगैर डोनाल्ड ट्रंप के आए हुए ये पॉसिबल नहीं हो सकता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इस इतने बड़े मुद्दे पर एक सेटलमेंट कर सके। तो जो पुरानी चीजें हैं वही दोहराई गई हैं, और इसमें फिर से वही बात है जो भारत ने बताई है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बताई है, कि युद्ध का वक्त नहीं है, ठीक है। और युद्ध करके आप कोई भी सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। तो मिल बैठ के बात करनी पड़ेगी, सबको मिला के बात करनी पड़ेगी। अभी तक हमने क्या देखा है, ये समिट्स हुई हैं यूक्रेन के इनिशिएटिव पे, उसमें रशिया ही इन्वॉल्व नहीं है। तो अगर रशिया समिट में नहीं होगा तो क्या 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 सोल्यूशन निकालेंगे? मुझको लगता है कि वो तो एक मजाक है सिर्फ। तो जब तक कि रशिया साथ में नहीं बैठेगा, जब तक रशिया की कंसर्न्स को नहीं देखा जाएगा, तब तक आप सेटलमेंट नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है। और सिर्फ एक पॉइंट स्कोर करने के लिए कि रशिया एक नेटो का दबाना है, वो करना है, तो मेरा ख्याल है इंडिया एक न्यूट्रल पोजीशन लिया है, इंडिपेंडेंट पोजीशन लिया है इंडिया ने। और इसी तरह से जो मुल्क एक न्यूट्रलिटी है जिनकी, जो कि खेमेबाजी में नहीं है, भारत अपने समिट में पिछले साल आसानी से इन चीजों पर, इन जटिल चीजों पर कॉन्सेंसस इसलिए पैदा कर पाया क्योंकि हम खेमेबाज में नहीं हैं, हम सबके साथ हैं और किसी के भी साथ नहीं है। दूसरा जो मुद्दा है इजराइल का, तो इजराइल के मुद्दे पे भी दुनिया बटी हुई है, और कोई भी सेटलमेंट है, मेरा ख्याल है 3 चीजें बहुत जरूरी हैं कि एक तो इजरायली जो हॉस्टेजेस उन्होंने पकड़ के रखे हुए उनको रिलीज करना चाहिए, साथ में 50-60 हजार लोग बाग गाजा में मारे गए हैं, लेबनान में मर रहे हैं, तो तबाही चारों तरफ हो रही है, ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर बन गया है। तो इमीडिएट सीज फायर होना चाहिए। और उसके साथ साथ जो ये हुई किस वजह से ये चीज, क्योंकि पैलेस्टीनियंस का सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, तो पैलेस्टीनियंस का इंडिपेंडेंट स्टेट जिसकी बहुत एग्रीमेंट है, चारों तरफ सब इसको सपोर्ट मिलता है, तो इसके बारे में एक तसल्ली से, एक सिलसिलेवार से, सिस्टमेटिक तरीके से इसके बारे में बात करना जरूरी है, और पैलेस्टीनियंस को एक ऑनरेबल सोल्यूशन मिलना चाहिए, उनको एक इंडिपेंडेंट स्टेट मिलना चाहिए। जब तक इन तीनों चीजों पे सेटलमेंट नहीं होगा तो फिर वही बात है कि अमेरिका जो प्रेसिडेंट है वो लेम डक हो गए इस साल। तो वो कोई बहुत पहल और इम्पोर्टेंट स्टैंड नहीं ले सकते। ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद ही मुझको लगता है इन चीजों पे आगे मूवमेंट होगा। ठीक है। रुचिता, क्या आप भी इसी बात से इत्तेफाक रखते हैं जैसा वीरेंद्र जी कहें कि थोड़ा समय सही नहीं था, अमेरिका में बदलाव होना है प्रेसिडेंट को लेकर, और वही बातें कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर दोहराई गई हैं, युद्ध को लेकर, अस्थिरता, अशांति को लेकर? हाँ, देखिए, ये जो ग्लोबल टेंशन्स हैं, ये इसका सोल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा। हमें चाहिए कि हम युद्ध बंद करें और हम जो पीसफुल सॉल्यूशन जो है निकालें इस बात का। और उसके लिए ये चाहिए कि हमें एक लीडरशिप इस तरह की चाहिए जो कि चाहे कि ये जो है रुक जाए। और डोनाल्ड ट्रंप ने इस समय कहा है कि ये रुकना चाहिए। रुक पाएगा कि नहीं ये देखा जाएगा, क्योंकि कि उनका जो कहना है वो सक्सेसफुल होता है कि नहीं, वो किस हद तक जो है अपने प्रयासों में कामयाब होते हैं, ये तो आगे ही का वक्त बताएगा। लेकिन कोशिश तो यही करनी चाहिए कि युद्ध रुके, क्योंकि अगर युद्ध नहीं रुके तो जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की या फिर क्लाइमेट चेंज की, ये सब तो धरा का धरा रह जाएगा। तो जब तक अब अगर युद्ध चलते रहेंगे तो हम कैसे सब मिलजुल के डेवलपमेंट कर पाएंगे? ध्यान तो हमारा और पैसा जो है आधा ज़्यादा लड़ाई झगड़े में निकल जाएगा, जो कि आम ह्यूमैनिटी के लिए चाहिए, वो नहीं काम में आ पाएगा।
बिल्कुल। और इन सम्मेलनों में एक जो बड़ी नज़र होती है और कहीं ना कहीं ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भी होता है वीरेन जी, वो होता है द्विपक्षीय वार्ताएं जो मेन शिखर सम्मेलन से अलग होती हैं। भारत ने अमेरिका, इटली, इंडोनेशिया, नॉर्वे, पुर्तगाल सहित कई देशों के नेताओं से इस दौरान बातचीत की है, मुलाकात हुई है। इन्हें आप किस तरह से अहम मान रहे हैं इस बार? इस तरह के जो मल्टीलैटरल मीटिंग्स होती हैं, उसमें आपने सही कहा कि बायलैटरल्स होते हैं, कुछ बायलैटरल्स हुए, कुछ फुल असाइड्स हुए। तो प्रधानमंत्री आजकल की एज में ये पर्सनल केमिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है लीडर्स के साथ में। तो प्रधानमंत्री मोदी जी 10 साल से ज्यादा से प्रधानमंत्री हैं और उनकी एक पर्सनल इक्वेशन जम गई है दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों के लीडर्स के साथ, और उनको फिर से मौका मिला कि अपने एक्वेंटेंसेस को, अपनी रिलेशनशिप्स को रिन्यू करें, इंडिया के साथ दूसरे देशों के रिलेशनशिप को साझा करें और फिर से अपनी तरफ से बताया जाए कि इंडिया बहुत इंपॉर्टेंस अटैच करती है। तो मैं इस बात का कायल हूं कि प्रधानमंत्री बड़े ऊर्जावान हैं और जहां पे भी जाते हैं अपना पूरा वक्त अच्छे तरह से इस्तेमाल करते हैं, इंडियन कम्युनिटी से मिलते हैं और मैक्सिमम मेरा ख्याल है सोते तो शायद होंगे या बहुत ही कम सोते होंगे, तो पूरे टाइम में अपना इस्तेमाल करते हुए जितनी पॉसिबल है फिजिकली वो उतनी मीटिंग्स कर लेते हैं और सारी मीटिंग से इंडिया को बहुत फायदा। बिल्कुल। और आखिर में रुचिता जी, जब भारत के हाथों में अध्यक्षता थी तो हम जानते हैं कि G20 में जो ग्लोबल साउथ की आवाज़ है उसे मुखर तरीके से उठाना और वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का जो नारा दिया गया था उसके सिद्धांतों पर आगे बढ़ना। ब्राज़ील में अब जो समापन G20 शिखर सम्मेलन का हुआ है, क्या ऐसा टेक अवे है जिसे हम सबसे बड़ा मान सकते हैं? देखिए, ब्राजील में भी कंटिन्यूटी ही रही है भारत की जो ऑब्जेक्टिव्स थी उनकी। अगर भारत ने कहा कि वन अर्थ, वन फ्यूचर, वन फैमिली, तो उन्होंने भी इस बात को ध्यान में रखा है कि हम सबको मिलजुल कर ही काम करना चाहिए और हमारी जो है इक्विटेबल सॉल्यूशन होने चाहिए पूरे वर्ल्ड के। ये ब्राजील ने भी इस मुद्दे को आगे और ग्लोबल साउथ को भी उन्होंने प्राइमेसी दी है। अगर भारत ने देखिए पिछले साल क्या किया था, सबसे बड़ी बात जो G20 की हिस्ट्री में हुई है वो है कि अफ्रीकन यूनियन को एक परमानेंट मेंबरशिप दिलाई भारत ने अपने जो कोशिशों के जरिए। तो ब्राजील ने इस बार अफ्रीकन यूनियन को पहली बार जो है वो फॉर्मली जो है वो उन्होंने ज्वाइन किया एज अ मेंबर और उसके साथ साथ और अफ्रीकी देशों को भी उन्होंने इनवाइट किया भारत की तरह से कंटिन्यूटी। और दूसरी बात, अगर जो पॉवर्टी रिडक्शन और फूड सिक्योरिटी पे जो इन्होंने नया जो अपना गठबंधन किया है, ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी चीज़ है। उन्होंने, ब्राज़ील ने ये की कोशिश है कि 2030 तक जो है हमारा जो संसार है वो उसमें ये चीज़ कामयाब हो पाए, ये उनकी कोशिश है। ये जुड़ गए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 और 2 जो है वो इसी बात से जुड़ के हैं और उनका भी जो टाइम है वो 2030 तक ही हमें पूरा करना है। तो कोशिश ये है कि वर्ल्ड से कम भुखमरी और गरीबी तो हटे और कुछ नहीं। तो आखिर में वीरेन जी, आपका क्या कमेंट, क्या आप कोई चैलेंजेस देख रहे हैं? हम जानते हैं कि G7, ब्रिक्स, आसियान, सार्क तमाम ऐसे समूह हैं और G20 का गठन जिस एक तरह से खास मुद्दे को लेकर हुआ था वो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था से जुड़ा था, लेकिन आज जिस तरह से इसका दायरा बढ़ रहा है और भारत का दखल जिस तरह से और ज़्यादा बढ़ रहा है, भारत की आवाज़ और ज़्यादा बुलंद हो रही है, सुनी जा रही है, ऐसे में G20 के सामने आप चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ दोनों ही क्या देख रहे हैं आने वाले समय में? देखिए, आपने सही कहा। जब 2008 में विश्व के सामने आर्थिक संकट था तो उस वक्त में G20 का संगठन किया गया और अंडरस्टैंडिंग ये थी कि यूएन जो है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पॉलिटिकल सिक्योरिटी इश्यूज को डील करती रह रही है। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकला, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पहली बात तो रिप्रेजेंटेटिव नहीं रही और दुनिया के बहुत बड़े बड़े मुल्क
भारत उसमें इंक्लूडेड है, शामिल है, जिसको उसमें सम्मिलित नहीं होने दिया गया। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल धीरे धीरे इररेलेवेंस की तरफ जाती जा रही है और बहुत बड़े बड़े मुद्दों पे आप देखिए, यूक्रेन वॉर में जी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कुछ नहीं कर पाई। इजराइल के गाजा के इशू में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इज कंप्लीटली फेल्ड। तो कहीं से मुझको ऐसा लगता है कि G20 एक ऑल्टरनेटिव प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे आया है और इसके आयाम भी बढ़ रहे हैं। इस बात पे फुल एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझको लगता है कि इंडिया को ऐसा रोल प्ले करना चाहिए और इंकरेज करना चाहिए कि G20 इकोनॉमिक इश्यूज से हटकर, इकोनॉमिक इश्यूज को बढ़ाकर पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, मिलिट्री, हर तरीके के इश्यूज को डील करें, बिल्कुल, जिससे कि एक यही सिक्योरिटी काउंसिल का हिस्सा एक रूप ले सके। तो हमारे हिसाब से समिट बड़ी सक्सेसफुल हुई है। इसको इस मापदंड से नहीं नापा जा सकता है कि कितने आपने सॉल्यूशंस निकाले, किस चीजों पे समझौता हुआ। कई सारी ऐसी जटिल चीजें हैं जो कि चलती जा रही है, बिल्कुल, और उनपे बात करते रहना ही पर जो बातें है आगे बढ़ एक रही हैं। समझदारी बिल्कुल है। वीरेंद्र और जी, उससे, बिल्कुल वीरेंद्र गुप्ता जी, solution और इसी के साथ understanding मुद्दा बढ़ते आपका का समय यहीं पूरा हो गया है। जाहिर तौर पर बातें लगातार तमाम अहम मंचों पर भारत अपनी दोहरा भी रहा है और यहाँ पर भी हमें वही दिखाई दिया है। रुचिता बेरी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ मुद्दा आपका में फिलहाल इतना ही। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। To watch more programs of Sansad TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.